देखिए कल हमने क्या देखा था, कल हमने देखा था दो आवेशों के निकाय के कारण दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आज हम देखेंगे तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर तीन आवेश हैं। बिंदु ए पर Q1 आवेश स्थित है, बिंदु बी पर Q2 आवेश स्थित है, बिंदु सी पर Q3 आवेश स्थित है। ये तीन आवेश हैं और ये तीनों आवेशों के समूह यानी निकाय की हमको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि पहले आवेश और दूसरे आवेश के बीच की दूरी R12 है, दूसरे आवेश और तीसरे आवेश के बीच की दूरी R23 है, तीसरे आवेश और पहले आवेश के बीच की दूरी R31 है। इस निकाय की हमको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपने इसकी परिभाषा देखा था, इसकी परिभाषा क्या थी कि आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थितियों तक लाने में किया गया कार्य वही आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ पर प्रारंभ में हम ये मानकर चलेंगे कि तीनों आवेश कहाँ पर हैं? अनंत पर हैं। Q1 आवेश अनंत पर, Q2 आवेश अनंत पर, Q3 आवेश अनंत पर। जब सभी आवेश अनंत हैं तो बिंदु A, B, C तीनों की दूरियां आवेशों से अनंत होगी और इसलिए तीनों ही बिंदुओं पर विभव शून्य होगा। लेकिन हमको फिलहाल किससे मतलब है? बिंदु A से। तो बिंदु A पर विभव कितना होगा? शून्य, क्योंकि Q1 आवेश अनंत पर है तो A बिंदु पर विभव शून्य होगा। बिंदु A पर विभव, बिंदु A पर विभव VA बराबर शून्य। तो अब हम जानते हैं कि आवेश को लाने में किए गए कार्य का सूत्र क्या है? W = QV। आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। क्या सूत्र देखा था आपने? W = Q × V। W1 किस आवेश को ला रहे हैं? Q1 को। किस बिंदु तक ला रहे हैं? A तक। तो A पर विभव क्या है? VA। और VA का मान हमने क्या कहा? VA का मान हमने कहा कि 0 है, तो Q1 × 0। तो पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना हो गया? 0। अब देखिए यहाँ पर पहला आवेश आ गया है, यहाँ पहला आवेश आ गया है Q1। तो अब बिंदु B और बिंदु C दोनों पर कुछ न कुछ विभव होगा। हमको बिंदु C से मतलब नहीं है, हमको बिंदु B से मतलब है। तो बिंदु B पर विभव निकालते हैं। किस आवेश के कारण? Q1 आवेश के कारण। किस बिंदु पर दूरी? B पर। Q1 आवेश के कारण किस बिंदु पर विभव? B बिंदु पर विभव। विभव के लिए क्या क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आवेश की और दूरी की। आवेश कितना है? Q1। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? R12। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, इसको हम कह रहे हैं VB। V विभव के लिए और BB बिंदु के लिए 1/4πε0। अगर परावैद्युत माध्यम है तो K भी आएगा। आवेश का मान Q1 और दूरी उसकी हो गई R12। अब दूसरा आवेश Q2 कहां पर है? अनंत पर। और बिंदु B पर विभव कितना है? VB। तो Q2 आवेश को अनंत से कहां लेकर जाएंगे? B तक। तो किया गया कार्य W2 = क्या हो जाएगा? Q2 × VB। ठीक है ना? तो ये अगला जो हमारा ये हो जाएगा Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। W2 = QV। किस आवेश को ला रहे हैं? Q2 को। किस बिंदु तक? B तक। B पर विभव कितना है? VB। और B का मान हमने पहले, VB का मान पहले ही निकाल चुके हैं। इस मान को आप वहां रख दीजिए। W2 = पहले हम V2 का मान, VB का मान रख देते हैं। तो VB का मान हो जाएगा 1/4πε0 के
VB की जगह हो जाएगा Q2 Q1 अपॉन R12। ये किसका मान हुआ? VB का मान। और अभी मल्टीप्लिकेशन में गुणा में क्या बाकी है? Q2। तो Q2 यहाँ Q1 इंटू ये Q2 हो गया। तो ये आपके पास में क्या हो गया? ये था पहले आवेश Q1 को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य, ये मिला दूसरे आवेश Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य। अब आप देखिए कि यहाँ पर Q1 आवेश आ चुका है और यहाँ पर Q2 आवेश आ गया है। तो अब यहाँ पर बिंदु C पर दो विभव होंगे। एक विभव होगा A पर स्थित Q1 आवेश के कारण और दूसरा विभव होगा B पर स्थित Q2 आवेश के कारण। दोनों आवेशों के कारण बिंदु C पर विभव होगा। तो यहाँ पर अब हम ले लेते हैं बिंदु C पर विभव, या आप और ज्यादा उसको लिखना चाहें तो लिख दीजिए आवेश Q1 तथा आवेश Q1 तथा Q2 के कारण बिंदु C पर विभव। क्या हो जाएगा? ये दोनों VC इक्वल्स टू, पहले हम निकालते हैं A के कारण Q1 के कारण यहाँ पर विभव। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 अपॉन दूरी, इसकी दूरी कितनी है? R31। तो यहाँ पर दूरी की जगह आ जाएगा R31 प्लस, अब इसके कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे तो आवेश का मान Q2 और दूरी कितनी है? 2-3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये आवेश यहाँ पर Q2 है और जिस बिंदु पर आप विभव निकाल रहे हैं उसकी आवेश से दूरी कितनी है? R23। तो ये हो गया R23। अब मैं इसको मिटा देता हूँ समझाने के लिए आपको बनाया था। ठीक है, ये हो गया बिंदु C पर विभव। अतः Q3 आवेश को, किस आवेश को? Q3 आवेश को। अतः Q3 आवेश को कहां से लाना है? अनंत से। किस बिंदु तक लाना है? C बिंदु तक। तो अतः Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। ये क्या हो जाएगा? W3 आवेश कार्य का सूत्र क्या है? W इक्वल्स टू Q इंटू V। किस आवेश को ला रहे हैं? Q3 आवेश को ला रहे हैं। किस बिंदु तक? C पर। तो C पर विभव कितना? VC। तो ये हो गया W3 इक्वल्स टू Q3 इंटू VC। अब आप मान रख दीजिए W3 इक्वल्स टू, पहले हम VC का मान रख देते हैं, दो पद हैं इसलिए इसके मान को कोष्टक में रख देते हैं। ठीक है ना, या चलिए Q3 को पहले लिख दिया मैंने और VC के मान में दो पद हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 अपॉन R31 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q2 अपॉन R23। ये ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? ये जो Q3 है इसका हमको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो W3 इक्वल्स टू, इसका गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हो जाएगा Q3 Q1 अपॉन R31 प्लस ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसको कॉपी कर दिया और ये Q3 का गुणा इसके साथ होगा तो हो गया Q2 पहले से इंटू Q3 अपॉन R23। ये आपको मिल गया। तो आपके पास में अब क्या हो गया? पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना? 0। दूसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य W2। तीसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य ये हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तीनों आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थितियों तक लाने में किया गया कुल कार्य निकालना, मतलब आपको W1 W2 W3 को जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए बोर्ड में थोड़ा सा जगह कम है तो मैं आपको मिटा रहा हूं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये मानों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो मान थे अब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर अतः तीनों आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थितियों तक
स्थितियों तक लाने में किया गया कुल कार्य। हमने तीनों आवेशों के लिए अलग अलग कार्य निकाल लिए थे, W1, W2, W3। अब हम कुल कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों को जोड़ दीजिए, W1 प्लस W2 प्लस W3। मान जब भी आपको मालूम है W1 का मान कितना था, 0। W2 का मान आपने निकाला था, वो कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12। ये किसका मान हो गया, W2 का। और W3 का मान ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, उसको पहले मैं कॉपी करता हूँ, 1 2 के बाद में ये 2 3 आ जाएगा, तो याद रखने में आपको आसानी होगी। Q2 Q3 अपॉन R23। ये मैंने कॉपी कर दिया है, अब मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हो जाएगा Q3 Q1 अपॉन R3। ये मिल गया। अच्छा, अब आप इसको 0 को जोड़ेंगे तो आपको वही मिलेगा, W इक्वल्स टू क्या, 0 हटा दीजिए, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तीनों में कॉमन है, K भी है यहाँ पर ना परावैद्युत माध्यम के लिए, तो यहाँ पर इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या मिला, क्या बचा, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस यहाँ क्या बचेगा, ये तो बाहर जा चुका है, कॉमन हो गया है, Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस यहाँ पर Q3 Q1 अपॉन R23। ये मिल गया आपको तीनों आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थितियों तक लाने में किया गया कुल कार्य। और परिभाषा क्या कहती है कि तीनों आवेशों को अनंत से या सभी आवेशों को अनंत से उनके वर्तमान स्थितियों तक लाने में किया गया कार्य ही क्या है, वो है उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आपने निकाल लिया, यही कार्य क्या कहलाएगा, यही कार्य आवेशों के निकाय की, यही कार्य आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। कौन सा कार्य, जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है। अतः तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जितना कार्य था वही उसकी ऊर्जा है। तो पहले ये क्या था, कार्य, तो हम W लिखते थे, लेकिन अब हम कह रहे हैं ये तो ऊर्जा है, तो U हो गया, मान वही रहेगा जो कार्य का था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ब्रैकेट में Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R। यहाँ पर ये R31 है ना, ये Q3 Q1 अपॉन R31, तो ये हो गया R31। तो इस तरीके से ये तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, तो ठीक है, फिर हम अगले आर्टिकल में चलते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, देखिए, वो अक्सर एग्जाम में आता है, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या तो इससे संबंधित कोई ऑब्जेक्टिव आ जाता है या इसकी परिभाषा आ जाती है। क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको सिंबॉलिकली हम ईवी लिखते हैं। ये तो पहली बात कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि क्या है, तो ये समझिए ये क्या है, ऊर्जा का मात्रक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो उत्तर क्या होगा,
ऊर्जा का मात्रक है। अब ऊर्जा का मात्रक है मतलब ये ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा है। तो किस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम परिभाषित कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से, इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त की गई, इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा को, इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या बात हुई कि मान लीजिए यहां पर विभवांतर है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर ये ऋणावेशित प्लेट है और ये धनावेशित प्लेट है और इनके बीच का विभवांतर क्या है? 1 वोल्ट है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये त्वरित होगा, मतलब अगर इसका प्रारंभ में वेग कितना था? 0 है, तो ये धन की तरफ चलेगा, इसका वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। कितने विभवांतर से ये त्वरित हो रहा है? कितने विभवांतर के कारण इसका वेग बढ़ रहा है? 1 वोल्ट। तो यहाँ पर 1 वोल्ट विभवांतर से इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ रहा है, मतलब त्वरित हो रहा है। तो उसने कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त की? यहां से लेके इस बिंदु से इस बिंदु तक जाएगा 1 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच, तो कितनी गतिज ऊर्जा वो प्राप्त करेगा? वो ऊर्जा कहलाएगी क्या? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जब हम इसका मान निकालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी उसके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा ये कितना मिलेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है। परीक्षा में इतना ही पूछा जाता है। पहला तो ये कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो ये ऊर्जा का मात्रक है। फिर आ सकता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा पूछा तो ये, अब आपके मन में ये आ रहा होगा ना कि ये कहां से आया, तो इसको हम निकाल कर देख सकते हैं। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल कैसे आया, तो हम इसको अलग से देख लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी क्या? इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा। और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का सूत्र है Q इंटू V। Q यानी आवेश, Q यानी आवेश और V यानी विभवांतर। तो आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? E इंटू वोल्ट, विभवांतर कितना है यहाँ पर? 1 वोल्ट है। V की जगह क्या आ जाएगा? 1 वोल्ट। अब E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं ना कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम और इंटू 1 वोल्ट। अब आप संख्या गुणा कर लो तो ये हो गया 1.6 इंटू 1 यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये हो गया कूलाम इंटू वोल्ट। और कूलाम इंटू वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल के। कूलाम इंटू वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल के। तो ये हो जाएगा कूलाम इंटू वोल्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? जूल। तो देखिए ये आ गया ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इस तरीके से ये एक छोटा प्रश्न है जो परीक्षा में आता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा आर्टिकल चालक और विद्युत रोधी किसे कहते हैं? चालक किसे कहते हैं? चालक यानी कंडक्टर्स। चालक किसे कहते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपने में से होकर प्रवाहित होने देते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है? चालक की परिभाषा क्या हो गई? चालक वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर आवेशों को या मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं और इसलिए इसमें धारा प्रवाहित होती है। इसके उदाहरण क्या है? सभी धातुएं। सभी धातुएं किसका उदाहरण है? चालक का। अब हम आते हैं विद्युत रोधी, इंसुलेटर। विद्युत रोधी मतलब क्या? जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर
आवेशों को या मुक्त इलेक्ट्रॉनों को या धारा को अपने में से बिल्कुल भी नहीं बहने देते। ठीक है ना। विद्युत रोधी किसे कहते हैं? विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर आवेशों को या मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देते। अब विद्युत रोधी अपने में से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को या आवेशों को प्रवाहित क्यों नहीं होने देते? क्योंकि विद्युत रोधी पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम संख्या में होते हैं, उसमें इसका क्या होता है? अभाव। तो जब विद्युत रोधी पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो फिर प्रवाहित कैसे होंगे? और इसलिए विद्युत रोधी पदार्थ में से धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। इसके उदाहरण क्या है? लकड़ी, कांच, रबर, ये सब किसके उदाहरण है? ये है विद्युत रोधी के। ठीक है। तो यहां पर हमने देखा चालक और विद्युत रोधी पदार्थ। अब हम आते हैं स्थिर वैद्युत परिरक्षण। स्थिर वैद्युत परिरक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग देखिए, जब हम कोई चालक लेते हैं और इस चालक के अंदर कुछ भाग खोखला है, ये अंदर ये जो भाग दिख रहा है कैसा है? खोखला। इस खोखले भाग को हम गुहिका कहते हैं। ये पूरा चालक है और चालक के अंदर ये वाला भाग तो ठोस है ना, लेकिन ये वाला भाग खोखला है। तो इस खोखले वाले भाग को हम गुहिका या इसको कैविटी कहते हैं। गुहिका या कैविटी। जब इस चालक को हम आवेश देते हैं तो हम पढ़ चुके हैं, चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और ये जो खोखला भाग दिख रहा है इसके अंदर आवेश कितना है? 0, क्योंकि आवेश तो पूरा कहां पर है? पृष्ठ पर। अंदर आवेश होते ही नहीं चालक में। अब अंदर आवेश 0 है तो गॉस की प्रमेय से आप ये सिद्ध कर सकते हो कि अंदर विद्युत क्षेत्र भी कितना होगा? 0। पहली बात, आवेश 0 है तो गॉस की प्रमेय से phi = Q/ε0। अंदर आवेश 0 है तो फ्लक्स 0 होगा और विद्युत फ्लक्स 0 है, इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र क्या है? 0 है। इसका मतलब है कि ये जो गुहिका वाला भाग है इस भाग में विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो ये चालक के अंदर गुहिका में से विद्युत क्षेत्र का समाप्त हो जाना है ना। तो ये वाला भाग, ये वाला जो क्षेत्र है ये विद्युत क्षेत्र विहीन क्षेत्र है, इसमें विद्युत क्षेत्र नहीं है। इसी को हम कहते हैं क्या? स्थिर विद्युत परिरक्षण, या इसी को हम कहते हैं स्थिर विद्युत आवरण। ठीक है। ये भी परीक्षा में 1-2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? जैसे अगर हम कभी कार में जा रहे हैं, है ना, आप कार में किसी गाड़ी में हैं और ये अगर ये बिजली गिर रही है तो आपको कार के पूरे शीशे वगैरह बंद कर देना चाहिए, तो आप अंदर सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जो लाइटनिंग हो रही, जो बिजली गिर रही है उससे पूरा आवेश उसके कहाँ रहेगा? पृष्ठ पर। और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होने के कारण आप अंदर सुरक्षित रहेंगे। इसी प्रकार कई बार क्या होता है, जो बहुत हमारे जो संवेदनशील जो बड़े बड़े जो उपकरण होते हैं उसको, मान लीजिए विद्युत का उपकरण है, इसको हमको विद्युत क्षेत्र से बचाना है तो इसको हम क्या करते हैं? चालक के आवरण में बंद कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर अगर बाहर से कोई प्रभाव होता भी है तो, और इसको हम ये जो टैंक है ना, धातु का टैंक है, उसको अर्थ कर देते हैं तो जो भी आवेश है वो यहाँ से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? अर्थ में। और अंदर जो उपकरण है हमारा वो किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस से या कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र से क्या होगा? सुरक्षित, क्योंकि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो ये इसका अनुप्रयोग हो गया, इसका एप्लीकेशन हो गया। ठीक है ना, समझ में आया ना आप लोग को? तो ये कुछ छोटे छोटे 1-2 नंबर के प्रश्न हैं, लेकिन ये परीक्षा में आते हैं। इसके बाद हमको देखना है विभव को। इसके बाद हम देख लेते हैं परावैद्युत। परावैद्युत कह सकते हैं या परावैद्युत पदार्थ कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है। तो परावैद्युत क्या है? तो वास्तव में परावैद्युत जो है वो विद्युत रोधी ही होते हैं। विद्युत रोधी होते हैं मतलब क्या? बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता।
तो अब सवाल उठते हैं कि अगर ये विद्युत रोधी है तो इसको नया नाम क्यों दिया? इसका मतलब इसमें कोई तो अंतर होगा, है ना? तो इसमें अंतर क्या है? ये विद्युत रोधी तो है, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब हम पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ये अंतर हो गया। ये बात ठीक है कि पराविद्युत किसके समान है? विद्युत रोधी के समान। क्यों? क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर वो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। लेकिन अंतर क्या है? बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ये विद्युतीय प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, अब ये विद्युतीय प्रभाव का प्रदर्शन क्या है इसको अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसकी परिभाषा क्या हो गई? पराविद्युत किसे कहते हैं? तो पराविद्युत क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ हैं, किंतु विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर विद्युतीय प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? इसके एग्जांपल्स इसमें अभ्रक, कागज, मोम, ठीक है ना, ये सब किसके उदाहरण है? पराविद्युत पदार्थ के। अब हम देखेंगे, ये पराविद्युत हो गया, परिभाषा आपके समझ में आई। अब हम देखेंगे पराविद्युत के प्रकार। पराविद्युत दो प्रकार के होते हैं। एक होगा ध्रुवीय पराविद्युत, पोलर डाइलेक्ट्रिक, ध्रुवीय पराविद्युत, और दूसरा अध्रुवीय पराविद्युत। ध्रुवीय पराविद्युत, दूसरा अध्रुवीय पराविद्युत। परीक्षा में एक छोटा सा प्रश्न आ सकता है, पराविद्युत किसे कहते हैं, उसके प्रकारों को समझाइए। तो अभी हम उसके अनुसार देखते हैं, फिर आगे हम और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको। तो पहले हम देखते हैं ध्रुवीय पराविद्युत किसे कहते हैं। उसके पहले हम देख लें इसके पहले आवेश केंद्र। आवेश केंद्र, देखिए अगर कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ में धनावेश है, तो आवेश केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर हम उसके संपूर्ण धनावेश को या संपूर्ण ऋणावेश को केंद्रित मान सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे द्रव्यमान केंद्र होता है कि एक पिंड है तो उसका पूरा द्रव्यमान हम किसी बिंदु पर केंद्रित मान लेते हैं। उसी प्रकार यदि किसी पदार्थ में आवेश है तो हम ये मान सकते हैं कि उसका संपूर्ण धनावेश किसी न किसी एक बिंदु पर केंद्रित है। तो जिस बिंदु पर हम उस पदार्थ के पूरे आवेश को केंद्रित मान सकते हैं वो आवेश केंद्र या सेंटर ऑफ चार्ज कहलाता है। अब चूंकि दो प्रकार के आवेश होते हैं, धन भी होता है और ऋण भी, तो दो प्रकार के आवेश केंद्र होते हैं, धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसका पूरा धनावेश इस बिंदु पर केंद्रित है तो ये धनावेश का केंद्र हो गया। मान लीजिए इस पदार्थ का पूरा ऋणावेश इस बिंदु पर केंद्रित है तो ये ऋणावेश का केंद्र हो गया। अब देखिए जो अणु होते हैं ना, अणु के अंदर क्या होते हैं? मान लीजिए अणु है तो अणु के अंदर प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। तो किसी न किसी बिंदु पर उसका संपूर्ण धनावेश केंद्रित मान सकते हैं और उसी अणु के अंदर किसी और बिंदु पर, किसी न किसी बिंदु पर हम उसका ऋणावेश केंद्रित मान सकते हैं। ठीक है ना, आपके समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो अब हम देखते हैं ध्रुवीय पराविद्युत। ध्रुवीय पराविद्युत वे पदार्थ होते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में धनावेश, ध्रुवीय पराविद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में धनावेश व ऋणावेश के केंद्र समपाती नहीं होते। समपाती मतलब क्या? एक ही बिंदु पर समपाती नहीं होते। क्या परिभाषा हो गई इसकी? कि ध्रुवीय पराविद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में धनावेश व ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते। इसके उदाहरण क्या होंगे? इसके उदाहरण हैं HCl का अणु, H2O इत्यादि। ये ध्रुवीय पराविद्युत की परिभाषा हो गई और ये उसके क्या हो गए? उदाहरण। अभी हम और थोड़ा सा इसको आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अध्रुवीय पराविद्युत। अध्रुवीय पर यह है पोलर डाइलेक्ट्रिक और यह है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अध्रुवीय पराविद्युत क्या होता है? ये वे पराविद्युत होते हैं जिनके अणुओं में, अध्रुवीय पराविद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में धनावेश व
ऋणावेश, धनावेश व ऋणावेश के केंद्र समपाती होते हैं। समपाती मतलब एक ही बिंदु पर केंद्र समपाती होते हैं। ऐसा क्यों होता है? उनकी संरचनाओं के कारण होता है। यानी अगर हम इसके उदाहरण में देख लेते हैं, हाइड्रोजन का अणु है ना, ऑक्सीजन का अणु इत्यादि एक्सेट्रा। ध्रुवीय परावैद्युत में क्या होता है? उसकी संरचना इस प्रकार होती है कि धनावेश एक बिंदु पर केंद्रित होगा, ऋणावेश दूसरे बिंदु पर। कि मान लीजिए इस बिंदु पर ऋणावेश केंद्रित है, इस बिंदु पर धनावेश केंद्रित है, तो आप देखिए ये यहाँ पर ये किसके समान व्यवहार करेगा? वैद्युत द्विध्रुव के समान व्यवहार करेगा। वैद्युत द्विध्रुव आपने पहले चैप्टर में पढ़े थे, याद है ना आपको? ये वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं? यदि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। तो अब ध्रुवीय परावैद्युत में क्या हो रहा है कि अणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र है वो क्या है? अलग अलग है, लेकिन पास पास है। तो यहाँ पर ध्रुवीय परावैद्युत का प्रत्येक अणु किसके समान व्यवहार करता है? वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के समान। और आप जानते हैं कि प्रत्येक द्विध्रुव का क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इसलिए इसका भी क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण। ये समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। अध्रुवीय परावैद्युत में क्या होता है कि इसकी संरचना इस प्रकार से होती है कि इसमें धनावेश और ऋणावेश, धनावेश भी इसी बिंदु पर केंद्रित है, ऋणावेश भी संपाती का मतलब क्या? एक ही बिंदु पर। तो अध्रुवीय परावैद्युत के अणु में धनावेश और ऋणावेश एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। तो संपूर्ण धनावेश इस बिंदु पर संपूर्ण ऋणावेश के प्रभाव को क्या करेगा? नष्ट कर देगा और ये उदासीन रहेगा। और इसमें ये विद्युत द्विध्रुव के समान व्यवहार नहीं करेगा। अब जब विद्युत द्विध्रुव ही नहीं रहा तो द्विध्रुव आघूर्ण होने का प्रश्न नहीं उठता। इस तरीके से हमने एक परीक्षा की दृष्टि से देखा कि ध्रुवीय परावैद्युत किसे कहते हैं और अध्रुवीय परावैद्युत किसे कहते हैं। ठीक है, आपके समझ में आया? अब हम ध्रुवीय परावैद्युत को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। और जो आपने परावैद्युत की परिभाषा में आपने देखा था कि विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, तो वो प्रभाव क्या है उसको भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये दो प्लेट हैं। एक प्लेट बैटरी के धन से जुड़ी हुई है, दूसरी प्लेट बैटरी के ऋण से। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, मान लीजिए ये धन प्लेट और ऋण प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र E है। एक एग्जांपल के लिए हम इसको 10 मान लेते हैं। अभी ये एक समझने के लिए था। अब यहाँ पर हमने एक परावैद्युत पदार्थ ले लिया। कौन सा परावैद्युत? ध्रुवीय परावैद्युत। कौन सा परावैद्युत ले लिया? ध्रुवीय। और अभी ये विद्युत इसके प्लेटों के बीच में नहीं रखा है, बाहर रखा है। इसका मतलब है अभी हम परावैद्युत के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र नहीं है। विद्युत क्षेत्र नहीं है मतलब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में परावैद्युत के व्यवहार को देख रहे हैं, लेकिन कहां? विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय परावैद्युत के जो अणु हैं वो इस तरीके से अनियमित रूप से अभिविन्यासित होंगे। अनियमित, इनका जो ओरिएंटेशन होगा ये इर्रेगुलर होगा, अनियमित होगा। अब हमने क्या कहा कि इसका जो प्रत्येक अणु है, प्रत्येक अणु किसके समान व्यवहार करता है? वैद्युत द्विध्रुव के समान। इसका मतलब है कि प्रत्येक अणु में क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो इसमें ये द्विध्रुव आघूर्ण है, लेकिन अनियमित रूप से अभिविन्यासित होने के कारण ये सभी अणुओं के जो द्विध्रुव आघूर्ण होंगे वो एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। और यहाँ पर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, नेट डाइपोल मोमेंट, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। किसकी अनुपस्थिति में? विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जब विद्युत क्षेत्र नहीं है। अब हम इस डाइलेक्ट्रिक को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं। ये जो ध्रुवीय परावैद्युत है इसको हम किसके अंदर रखते हैं? इसको हम रखते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर, मतलब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना था? 10 था। यहाँ क्या था? वायु थी। कितना विद्युत क्षेत्र था? 10। अब हम इसमें क्या रख लेते हैं? परावैद्युत। कौन सा परावैद्युत? ध्रुवीय परावैद्युत, ये रख दिया। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि इसका प्रत्येक अणु क्या है? इसका प्रत्येक अणु वैद्युत द्विध्रुव है। और यहाँ पर ये धन वाली प्लेट है, ये ऋण वाली प्लेट है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। और आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था
पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि यदि कोई वैद्युत विद्युत, ये वैद्युत विद्युत है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इस पर एक बलागुण टॉर्क काम करता है और ये बलागुण उसको क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रत्येक अणु है, प्रत्येक अणु पर क्या कार्य करेगा, बलागुण कार्य करेगा और वो बलागुण उस द्विध्रुव को घुमाएगा किसकी दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको दिख रही है, इसमें घुमाने का प्रयास करेगा। इसको हम कहते हैं संरेखण, अलाइनमेंट। और जैसे जैसे हम बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अणुओं का संरेखण बढ़ते जाएगा। और देखिए अणुओं का संरेखण कैसे होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये इस तरीके से अणु यहाँ पर संरेखित होंगे और जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाओगे संरेखित होने वाले अणुओं की संख्या बढ़ते जाएगी और यहाँ पर इस तरीके का एक निश्चित दिशा में संरेखण। धन वाली प्लेट के पास में ऋण का केंद्र होगा, आवेश केंद्र, और ये धन, ये ऋण धन, ऋण धन, ये आवेश केंद्र, ऋण धन जो लिख रहा हूं मैं, ऋणावेश का केंद्र ऋण और धनावेश का धन। अब आप देखिए यहाँ पर पहले से एक विद्युत क्षेत्र था, ये ई अंदर यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, देखिए ये वाला धनावेश इस ऋणावेश के प्रभाव को नष्ट कर देगा, ये वाला धनावेश इस ऋणावेश के प्रभाव को नष्ट कर देगा। इसी तरीके से अंदर ये आप देखिए, ये धन और ऋण, अंदर के धन और ऋण एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। लेकिन परावैद्युत पदार्थ के इस पृष्ठ पर कौन सा आवेश अभी है जो नष्ट नहीं हुआ है, धन, और परावैद्युत पदार्थ के इस पृष्ठ पर कौन सा आवेश है जो नष्ट नहीं हुआ है, ऋण। तो यहाँ पर अंदर एक और विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। परावैद्युत पदार्थ के दाएं पृष्ठ पर धनावेश है और बाएं पृष्ठ पर ऋणावेश है, तो अंदर एक और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। देखिए धन से ऋण की तरफ दिशा दिख रही है आपको, ये ई डैश, ये क्या है, ई डैश। तो अंदर कितने विद्युत क्षेत्र हो गए, दो। एक वो बाहर वाला था, ये वाला, ये ई इसको हमने कहा था ई, और उदाहरण के लिए 10, और अंदर एक और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और आप देखिए कि अंदर वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर वाले विद्युत क्षेत्र से क्या है, अंदर वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र से विपरीत है। तो अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र ई बराबर ई या ई नेट परिणामी ई माइनस ई डैश। ई कौन सा था, बाहर वाला। एक एग्जांपल जो हमने लिया था 10 और ये 2, तो अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, 8। तो देखिए ये वायु या निर्वात की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र कितना था, ई था, उदाहरण के लिए 10। और जब हमने वहां परावैद्युत माध्यम रख दिया तो उसका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है ई माइनस ई डैश, यानी ई से क्या हो गया, कम हो गया। एग्जाम्पल जो हमने लिया उसके हिसाब से 8। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये जो ध्रुवीय परावैद्युत था इसमें संरेखण हुआ और अब इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा और इसके अंदर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ जिसकी दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत थी और इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो गई। यही विद्युतीय प्रभाव है। विद्युतीय प्रभाव मतलब क्या है, इसमें ध्रुवण हुआ, एक सिरे पर ऋण और दूसरे पर धन। और अगर हम यहाँ विद्युत विरोधी पदार्थ को रखते तो ऐसा नहीं होता। तो हमने कहा था ना कि परावैद्युत पदार्थ विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर विद्युतीय प्रभाव का प्रदर्शन करता है, तो यही वो विद्युतीय प्रभाव का क्या है, प्रदर्शन है। तो इस तरीके से अभी तक जो निष्कर्ष निकला वो क्या है कि विद्युत क्षेत्र में जब हम परावैद्युत माध्यम को रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। बात समझ में आई आपके? ये हो गया क्या, ध्रुवीय परावैद्युत को हमने समझा। अब हम देखते हैं अध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत के बाद हम क्या देखेंगे, अध्रुवीय परावैद्युत, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अध्रुवीय परावैद्युत के बारे में हमने क्या देखा था कि इसके अणु में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही बिंदु पर होता है और इसलिए ये विद्युत द्विध्रुव के समान व्यवहार नहीं करता। तो जब ये विद्युत द्विध्रुव ही नहीं है तो इसमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। अब अगर विद्युत क्षेत्र नहीं है, विद्युत क्षेत्र नहीं है तो किसी भी अणु में क्या नहीं है, डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण। तो जब किसी अणु में द्विध्रुव आघूर्ण है ही नहीं तो पूरे पदार्थ में भी नहीं होगा, क्योंकि पूरे पदार्थ का कुल द्विध्रुव आघूर्ण उसके अणुओं में उपस्थित द्विध्रुव आघूर्णों के सदिश योग के बराबर होगा। अब जब अणुओं में ही द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है तो पदार्थ का कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। ये विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में हो गया। जब आप विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो जो मैं एक अणु के लिए बता रहा हूं वो सब अणु के लिए होगा। जब हम इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, जब अध्रुवीय परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होगा, ये अंदर जो आवेश के केंद्र है उनमें आपेक्षिक विस्थापन होता है। आपेक्षिक मतलब विपरीत दिशा में।
ये जो धनावेश का केंद्र है वो ऋण की तरफ थोड़ा सा विस्थापित होगा और ऋणावेश का केंद्र धन की तरफ। तो इस तरीके से अब आप देखिए, पहले ये ध्रुवीय था, अब हम कह रहे हैं कि आवेश केंद्रों का अपेक्षित विस्थापन होगा। ये धन वाला थोड़ा सा ऋण प्लेट की तरफ विस्थापित हो जाएगा और ऋण वाला आवेश केंद्र आकर्षण के कारण धन की तरफ। तो अब आप देखिए, पहले तो आप कह रहे थे क्या कि दो ध्रुवीय पराविद्युत में क्या था कि एक ही बिंदु पर दोनों आवेश केंद्र थे, इसलिए वो द्विध्रुव के समान व्यवहार नहीं करता था। लेकिन अभी क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर आवेश केंद्रों का विस्थापन हुआ, जिसके कारण अब ये क्या बन गया, द्विध्रुव बन गया। क्या बन गया, ये द्विध्रुव। और ये किसके समान हो गया, ये हो गया ध्रुवीय पराविद्युत के अणु के समान। इसका मतलब है कि जब अध्रुवीय पराविद्युत को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो किसके समान व्यवहार करने लगता है, ध्रुवीय पराविद्युत के। क्यों, क्योंकि इसमें आवेश केंद्रों के विस्थापन के कारण अध्रुवीय पराविद्युत का अणु ध्रुवीय पराविद्युत के अणु में बदल जाता है और इसी घटना को हम इसका पराविद्युत का ध्रुवण कहते हैं। अब आगे क्या होगा, आगे वैसे ही होगा भाई, जैसे हमने कहा। अब हम ये क्या था, अध्रुवीय, जब हमने इसको कहां रखा, इसको हमने विद्युत क्षेत्र में रखा, तो ये सभी अणुओं का क्या होगा, सभी अणुओं में आवेश केंद्रों का विस्थापन होगा। तो ये अध्रुवीय पराविद्युत जो था वो क्या बन गया, ध्रुवीय पराविद्युत। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण अब ध्रुवीय पराविद्युत में क्या हुआ था, ये द्विध्रुव है तो इस पे बलागुण लगेगा, बलागुण इसको घुमाएगा और घुमाने के बाद जैसे जैसे हम बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, मतलब अब आगे जो भी होगा वो वैसे ही होगा जैसा ध्रुवीय पराविद्युत का हुआ था। क्यों, क्योंकि अध्रुवीय पराविद्युत के अणु विद्युत क्षेत्र में क्या बन गए, ध्रुवीय पराविद्युत। तो आगे ध्रुवीय पराविद्युत में जैसा होता था वैसे ही होगा। तो ये संरेखण होगा, जैसे जैसे आप बाह्य विद्युत क्षेत्र बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे संरेखित होने वाले अणुओं की संख्या बढ़ते जाएगी। और इस प्रकार फिर से आप देखिए, ये अंदर के धन ऋण एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, लेकिन ये इस पृष्ठ पर धनावेश और इस पृष्ठ पर ऋणावेश है। फिर से अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और इस अंदर वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर वाले विद्युत क्षेत्र ई के क्या है, विपरीत। तो अंदर जो है यहाँ इसके अंदर जभी जैसा हमने देखा था ई नेट यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र ई माइनस ई डैश। तो इस प्रकार फिर से यहाँ पर वही होगा, वैसे ही होगा जैसा कि ध्रुवीय पराविद्युत में हुआ था। तो इस तरीके से आपने अभी क्या देखा, आज आपने क्या क्या देखा, आज आपने क्या देखा, आपने आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा कल देखी थी, आज हमने तीन आवेशों की स्थितिज ऊर्जा देखी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखा, चालक अचालक देखा, है ना, चालक और विद्युत रोधी, स्थिर विद्युत परिरक्षण देखा। इसके बाद हमने पराविद्युत पदार्थ को देखा, पराविद्युत पदार्थ, उसमें ध्रुवीय पराविद्युत और अध्रुवीय पराविद्युत। ठीक है, आपको सबको समझ में आया। हाँ, तो इसके बाद हम अगले चैप्टर में देखेंगे विभव को प्रभावित करने वाले कारक या गोली चालक की धारिता। ठीक है, चलिए ठीक।